सामाजिक विधान छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 यूनिट 1 का ये पहला टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की बहुत ही कठिन परीक्षा प्रणाली का सामना करने आप जा रहे हैं। आपको अपनी क्षमता के साथ साथ अपने साथियों के सहयोग और अपने टीचर्स के मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होगी। ऐसे में जहां से भी आपको बेहतर प्रबंधन और अच्छा मटेरियल मिल सके, आप बिल्कुल उस तरफ ध्यान लगाइए। इसी तारतम्य में आर्यन आईएएस एकेडमी की ओर से हम हिंदी माध्यम में YouTube के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो हमसे पूछे, और आप अगर क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं तो उन्हें चेक कराने के लिए आर्यन आईएएस एकेडमी के रायपुर और भिलाई सेंटर्स में आप आ सकते हैं और मुझसे और मेरे साथ भूमिंद्र सिंह सर से मुलाकात करके अपने डाउट्स, अपने विचार जो हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्षमता को सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाइए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। पेपर 7 अपने आप में बहुत चैलेंजिंग पेपर रहा। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते रहे हैं, इसलिए हम लोग जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक के नेचर को समझें, वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको समझें, और इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि हमारी याददाश्त बढ़ाने वाली तकनीकों को हम यहां पर इस्तेमाल कर सकें, उपयोग कर सकें। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर 7 यूनिट 1 सामाजिक विधान से। सबसे पहले तो विधान क्या है? विधान शब्द का मतलब होता है कानून, लॉ। देखिए, ये जो विधान, कानून, लॉ जो है, हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद कानून बनाती है, हमारे राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, वो चलता है, ठीक है। लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब ये संस्थाएं हमारे देश में नहीं थी तब क्या हमारे देश में कानून नहीं थे? लेकिन ज्यादातर आपके राजाओं के द्वारा बनाए गए या धार्मिक नियमों के द्वारा बनाए गए कानून थे। तो ध्यान रखिएगा, कानूनों की शुरुआत जो है वो नियमों के रूप में हुई थी, प्रथाओं के रूप में हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने औपचारिक रूप लिया, और आज जब हम इनको कानून के रूप में देखते हैं तो ये हमको बहुत ही ठोस ढांचा प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे कानून बने वो प्रथाओं के आधार पर बने थे, जिनको हम प्रथागत कानून या कस्टमरी लॉ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, व्हाट इज कस्टमरी लॉ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। प्रथागत कानून क्या है कि सदियों से चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं को संहिताबद्ध करके कानून का रूप देना प्रथागत कानून या कस्टमरी लॉ कहलाता है। जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम, मुस्लिम समाज में जो है लंबे समय से विवाह संबंधी जितने भी नियम है उनको इकट्ठा करके मुस्लिम विवाह जो है इससे संबंधित कानून बने। जबकि हिंदू विवाह अधिनियम को जो है आधुनिक समय में कोडिफाई करके एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें आधुनिक तत्वों को शामिल किया गया है। तो वो पूरी तरह से कस्टमरी लॉ नहीं रही है। तो ये हमारा प्रथागत कानून है। प्रथागत कानून रूढ़ियों, आदतों और आपका पुरानी प्रथाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। ब्रिटिश लोग के जाने के बाद हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान के आधार पर हम जिन कानूनों की व्याख्या करते हैं उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक कानून, संवैधानिक विधान, ठीक है। इसके बाद हमारे संसद और आपके राज्यों में जो विधान सभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये विधायिकाएं हैं, ये कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। हमारे प्रतिनिधि यहां बैठकर के कानून बनाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को हम वैधानिक कानून या सिंपल भाषा में कानून कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रत्यायोजित विधान आता है। प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है कि आपका संसद ने कानून बना दिया, अब सरकारी अधिकारी जो हैं वो इसी की कानूनों की छाया में नियम, विनियम और बहुत सारे अन्य प्रोफार्मास का निर्माण करते हैं, प्रारूपों का निर्माण करते हैं, जो कि कानून जितनी ही शक्ति रखता है, पर ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाया जाता है प्रत्यायोजित कानून, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इस तरह से कानून के ओरिजिन के आधार पर, विधान के उद्भव के आधार पर हमने विभिन्न कानूनों को डिफाइन किया। अब जहां पर कानूनों को इस्तेमाल किया जाता है उसके आधार पर भी हम लोग कानूनों को अलग अलग स्वरूपों में बांटते हैं। जैसे कि क्रिमिनल लॉ या आपराधिक कानून, ठीक है। ये जो आपराधिक कानून है, ये जो है आपके अपराध के संदर्भ में लागू होते हैं, हिंसक अपराधों के संदर्भ में, और यहां पर पीड़ित के पक्ष से सरकार केस लड़ती है और आपका जो आरोपी है
उसने अपराध किया है कि नहीं ये तय किया जाता है। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड आपराधिक कानून है। इसके अलावा सिविल कानून या दीवानी कानून, धन से संबंधित व्यापार, विवाद, संपत्ति इत्यादि से संबंधित मामले जो हैं वो सिविल कानून में आते हैं, सिविल लॉ में। दीवानी संहिता जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और सोशल लॉ, ये जो है आपके लॉ के एप्लीकेशन या कानून के उपयोग से के संबंध में जो है किए गए विभाजन। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक कानून या जो सोशल लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका समाज के ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में कुछ खास तरह के व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब हम लोग समाज पे आते हैं। समाज क्या है? तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के लोगों के आपस में जुड़ने से समाज बनता है, और समाज जो है ये स्थिर नहीं रहता है, ये लगातार बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि समाज में लोगों के संबंध जिस तरह से स्थापित हुए हैं, ये जो है आपका बदलाव के साथ साथ लोगों को सेटिस्फैक्शन देते रहते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। तो सामाजिक बदलावों को हम ऐसी निश्चित दिशा देना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेहतर जीवन गुजार सके। और कभी कभी इस तरह के सामाजिक बदलाव लाने के लिए हम कानून का निर्माण करते हैं, ताकि उस कानून का लोग पालन करें, उसका पालन करके लोग जो है इच्छित बदलाव हासिल कर सके। तो डिजायर्ड सोशल चेंज अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो लॉज का यहां पे फॉर्मुलेशन किया है, दे आर कॉल्ड सोशल लॉज, सामाजिक कानून, सोशल लेजिस्लेशन। पर्पस क्या है? उद्देश्य है हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना। जैसे बेंथम ने कहा था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, तो यहां पर हमने एक सामाजिक विधान की एक सामान्य सी परिभाषा दी है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके आधार पर परिभाषा है। देखिए, सामाजिक न्याय हासिल करने के उद्देश्य से समाज में बदलाव लाने वाले कानूनों को सामाजिक विधान कहा जाता है। उदाहरण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हर परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर आना चाहिए। आप आगे सामाजिक विधान के बारे में आपको डिटेल बताया गया कि इसके अंतर्गत क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना और समावेशी समाज कल्याण को बढ़ावा देना। भारी भारी शब्द हैं, इन भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके आंसर में क्वालिटी बढ़ेगी और आपको जो है इन शब्दों का अर्थ समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह के कोई भी इशू आते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या जरूरत पड़ी सामाजिक कानून बनाने की? समाज सदियों से चला आ रहा था, बदलाव भी समय के साथ हो रहे थे। अचानक ये कानून बना करके बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत है? तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराना, सामाजिक अन्याय को समाप्त करके समाज को एक न्यायपूर्ण ढांचे पर रखना, इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए ही तो हमको सामाजिक कानून की जरूरत थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे सामाजिक कानून की जरूरत क्या है, तो ये वही जरूरत है जिस उद्देश्य से सामाजिक कानून बनाया गया। तो जरूरत और उद्देश्य सेम चीज है। तो सामाजिक कानून बनाने का उद्देश्य है एक बेहतर समाज की स्थापना करना। ये बेहतर समाज बनेगा कैसे? तो हम लोग न्यूक्लियस में रखते हैं सामाजिक विधान को। सामाजिक विधान जो है ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा केंद्र है। सामाजिक विधान में सबसे पहले हम सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम के द्वारा इसको जो है अंत करने का प्रयास किया गया है। अत्याचार निवारण अधिनियम के द्वारा छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम के द्वारा बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। बाल श्रम की कुप्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो सामाजिक बुराई, सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करने का उद्देश्य सामाजिक विधान का होता है। अगर हम सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करते हैं तो समाज के ढांचे में जो अन्यायपूर्ण चीजें हैं, सामाजिक अन्याय, इसका अंत करने का जो है हम लोग प्रयास करते हैं। तो समाज में असमानता, अन्याय, समाज में भेदभाव और शोषण का जो आधार है, जो ढांचा बना है, उसका अंत करने का प्रयास हम सामाजिक विधानों के माध्यम से करते हैं। जैसे छुआछूत जो है वो अनुसूचित जाति जनजातियों के खिलाफ अन्याय है। जैसे बाल विवाह जो है वो बच्चों के खिलाफ और विशेष रूप से लड़कियों के खिलाफ अन्याय है।
तो इस अन्याय के ढांचे को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक विधान निश्चित रूप से अन्याय के ढांचे को तोड़ते हैं। अन्याय का ढांचा अगर टूटता है तो समाज में जो कमजोर वर्ग है उनको संरक्षण मिलता है। कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, ये सब समाज में कमजोर वर्ग है, इनको संरक्षण मिलता है। और संरक्षण के साथ साथ ये जो है मजबूत होते हैं, इनका सशक्तिकरण होता है। देखिए संरक्षण जो है ये एक ऐसी चीज है जो हम उनको दे करके आपका बचा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा, कल के दिन फिर से शोषित हो सकते हैं, इसलिए उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, सशक्तिकरण यहां पे करना पड़ेगा। और जब ये सशक्तिकरण होता है, समाज के अंदर में कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होता है, तो हमको एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो है वो हासिल होती है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, ये जो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की बात है, इससे हमारे समाज में सभी वर्ग एक दूसरे के साथ मिल करके रह पाते हैं, बेहतर रह पाते हैं, और इसी से एक समावेशी समाज का जो है निर्माण होता है। समावेशी समाज का जो है निर्माण हम लोग कर पाते हैं, और यही समावेशी समाज जो है ये आपका बेहतर समाज की परिभाषा को स्थापित करता है। समावेशी मतलब जिसमें सब शामिल हो, समावेशी जिसमें सबको मौका मिले, समावेशी जिसमें कोई भी छूटा हुआ, अकेला, हाशिए पे, कमजोर महसूस न करे। तो ये हम लोग समावेशी समाज की परिकल्पना पे पहुंचते हैं, और इस तरह से एक बेहतर समाज की हम लोग स्थापना कर पाते हैं। तो जिस पर्पस से हमने शुरुआत की थी, अंत में सामाजिक विधान हमें उस जगह पे पहुंचा देते हैं। सो ये जो प्रक्रिया है, ये सामाजिक विधान का उद्देश्य था। और फाइनली हमने कल्याणकारी, समावेशी, सशक्त समाज की स्थापना की है, क्योंकि समाज तभी मजबूत बनेगा जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त या ताकतवर बनेगा। तो यही जरूरत थी, इसी उद्देश्य से हमने शुरू किया, और जितना हम इस उद्देश्य में सक्सेसफुल होंगे उतना ही सामाजिक विधान हमारे लिए लाभकारी होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है सामाजिक विधान के लाभ क्या है, फटाक से ये सारे पॉइंट्स गिना सकते हैं, ठीक है, और क्रम से गिनाइए। कुप्रथाओं का अंत, तो अन्याय का अंत, तो कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, तो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, तो समावेशी समाज, कल्याणकारी समाज, ठीक है। अब देखिए ये सामाजिक विधान कहां तक सफल हो रहे। तो सफलता की अगर आप बात करें तो इसके दो पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू तो यह है कि कई मामलों में हम काफी हद तक सफल रहे। पुराने जमाने में धार्मिक बंधन बहुत ज्यादा थे, सामाजिक बिखराव था, ब्रिटिश लोगों के समय में औपनिवेशिक शासन था, पर आजादी के बाद हमारा संविधान सामाजिक विधानों को सपोर्ट करता है, सामाजिक बदलावों को, कमजोर लोगों के पक्ष में होने वाले बदलावों को आपका सपोर्ट करता है। तो यहां पर हम काफी सक्सेसफुल रहे। हमारे नीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है वो सामाजिक विधानों को सफल बनाने के लिए आपका आधारभूत ढांचा तैयार करके हमको देते हैं, आदर्श हमको देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आपका सामाजिक विधानों की सफलता में बहुत सारी बाधाएं भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, और कई मामलों में हमारे सामाजिक विधान बहुत सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हैं। तो हमारे सामाजिक विधानों को हम सफल होते हुए कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे संविधान के द्वारा जो है इसको सीधा सीधा समर्थन मिलता है। हमारे संवैधानिक आदर्श जो है इसके सपोर्ट में है, और इसकी वजह से आपका जो हमारा भारत का जनमन है वो आपका इन सामाजिक विधानों के पक्ष में है और इनको शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। तो काफी सफल हुए हैं, संविधान का हमारे यहाँ समर्थन मिला है। आपका आम जनता में आम जनता के अंदर में एक जो है इसको लेकर के सपोर्ट की भावना है, एक समर्थन की भावना है। तो एक सामान्य जनता में समर्थन का माहौल यहाँ पे हमको आसानी से मिलता है सामाजिक विधान के पक्ष में। हमने कहा सती प्रथा का विरोध करेंगे, लोगों ने कहा थम्स अप। हमने कहा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगा, लोगों ने कहा बिल्कुल सही। हमने कहा पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, लोगों ने कहा बिल्कुल सही। तो बेहतर जीवन के लिए आम जनता में इन सामाजिक कानूनों को लेकर के ऐसा गतिरोध देखने को कम मिलता है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने भी इस तरह के आदर्शों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा हमारे सामाजिक कुप्रथाएं जो हैं इसको लेकर के हम जो है काफी सफल रहे हैं। सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने में काफी सफलता मिल रही है, ठीक है। कई सामाजिक कुप्रथाओं को एक साथ हम टैकल कर रहे हैं। बाल विवाह इत्यादि पे काफी रोक लग चुकी है यहाँ पे, है ना।
सामाजिक अन्याय के ढांचे के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, और सिर्फ अब हम लोग सामाजिक सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, और समावेशी समाज की संकल्पना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आप लिख सकते हैं समावेशी समाज इत्यादि। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने सफल हो रहे हैं उतनी ही बाधाएं भी हैं, उतनी ही चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां तो ज्यादा हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो क्या चुनौतियां, क्या बाधाएं हैं सामाजिक विधान को लागू करने में? सबसे पहली बाधा तो है हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, क्योंकि शिक्षा से आती है जागरूकता। जागरूकता से आपका लोग जो है संवैधानिक आदर्शों को समझ पाते हैं, सामाजिक बदलाव को समझ पाते हैं, न्याय की दिशा में काम कर पाते हैं। ठीक है, शिक्षा की कमी के साथ साथ जागरूकता की भारी कमी है। जागरूकता की कमी की वजह से शिक्षित लोग भी ये समझ नहीं पाते कि हमारे यहाँ जो है जाति प्रथा को हटाने के लिए कानून है, हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून है। इन सब बातों को जो है समझ नहीं पाते हैं। जागरूकता की कमी के साथ साथ असंवेदनशीलता, ये तो हमारे शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। मान लीजिए पढ़े लिखे परिवार हैं, शादी हो रही है, अरेंज्ड मैरिज हो रही है मोस्टली, और वहां पर लोग दहेज मांग लेते हैं। इवन न्यायाधीशों ने अपने बच्चों की शादियों में दहेज मांग लिए हैं। ठीक है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो न्याय की मूर्ति है, वो कानून को मानेंगे, लेकिन ये असंवेदनशीलता जो है समाज में फैली हुई हमको दिखती है। आगे हम देख सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर में आपका असंवेदनशीलता के साथ साथ बदलाव का डर एकदम हावी हो गया है। स्पेशली हमारे समाज में जो निहित स्वार्थ है वो इस बदलाव को रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, बदलाव का डर सभी लोग के अंदर है। इवन जो समाज में महिलाएं हैं, अगर हम ये कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कानून लेके आएंगे, खुद महिलाएं उसको एक्सेप्ट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये व्यवस्था बदल गई तो पता नहीं हमें क्या क्या और जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। तो एक ढांचे में ढलने के बाद बदलाव का डर तो हर व्यक्ति के मन में होता है। और वहीं इस पुरानी व्यवस्था में जो निहित स्वार्थ है, जिनको विशेषाधिकार मिले हैं, जिनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, काम नहीं करना पड़ रहा है, जैसे घर में पुरुषों को घरेलू काम नहीं करने पड़ते, अगर ढांचा बदल जाएगा तो पुरुषों को भी खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा। ठीक है, और पुरुष लोग का कहना ये काम महिलाओं को सौंप दो और खुद मजे से रहो। तो जब महिलाएं नौकरी करके ये सारा काम कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, तो ये जो बदलाव का डर है वो निहित स्वार्थ यानी वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, तो वो इसका विरोध करते हैं। निहित स्वार्थ जो है वो इसका भारी विरोध करते हैं। इसके अलावा हमारे समाज का ढांचा जो है परंपरागत है। परंपरागत ढांचा जो है हमारे समाज का, इसके विरोध में जाता है। इसके अलावा आपका ये जो बदलाव है, इनको लागू करने के लिए जिस तरह की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रशासन का। पर हमारे यहाँ जो प्रशासन की अक्षमता है, भ्रष्टाचार है, कार्य की अधिकता और अयोग्यता जो है, इसकी वजह से प्रशासन, पुलिस कई बार लोगों को, कमजोर वर्गों को संरक्षण देने में असफल होती है, कानूनों को ठीक से लागू नहीं करती है। हमारे यहाँ न्याय प्रणाली में भी बहुत सारे दोष हैं। न्याय प्रणाली के दोषों की वजह से कई बार न्याय में देरी होती है। वकीलों की वजह से कई बार फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा जाता है। सामाजिक कानूनों को ठीक से लागू करना मुश्किल हो जाता है। विक्टिम्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर आपका एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, इसमें महिलाओं को के खिलाफ हिंसा हुई है और महिलाओं को ही यहाँ पर जवाब देना पड़ जाता है। तो न्याय प्रणाली की समस्याएं हैं। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ापन, हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हैं। हमारे समाज में विविधता बहुत है, तो एक जैसा सामाजिक कानून देश के हर हिस्से में लागू नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी उत्तराखंड के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, सभी के लिए विवाह के कानून एक जैसे होंगे, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पे सुरक्षा देनी पड़े, उन पे लागू नहीं होगा। तो हमारे देश में इतनी विविधता है, इतना विशाल देश है, इतने विविध तरह के लोग रहते हैं, एक जैसा सामाजिक कानून सब पे लागू नहीं हो पाता है। इसके अलावा आपका सामाजिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया के आने के बाद जो बदलाव के पक्षधर हैं और जो बदलाव के विरोधी है, आपका बहुत तेजी से समाज को अपनी ओर खींचने लगे हैं। सोशल मीडिया पे घृणा और सामान्य जीवन में हिंसा, मॉब लिंचिंग जैसी चीजें आ रही है और इसकी वजह से जो है
हमारा समाज ध्रुवीकरण, तनाव और टकराव का शिकार होता जा रहा है। तो सामाजिक बदलाव इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ये प्रसव जैसी प्रक्रिया है, जिससे कि बच्चे का जन्म होता है तो हमारे एक नए समाज को जन्म लेने के लिए हमको एक प्रसव से, एक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, जो कि सामाजिक ध्रुवीकरण, घृणा, हिंसा, ट्रोलिंग, मॉब लिंचिंग के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं बदलाव और बदलाव विरोधी दोनों शक्तियों के बीच टकराव को दिखाता है। तो दोस्तों, हमने सामाजिक विधान, उसके प्रभावों और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के ऊपर अच्छी खासी चर्चा कर ली है। इसके अंदर में हमको कस्टमरी लॉ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, संवैधानिक प्रावधान और सीआरपीसी इत्यादि से क्वेश्चन पूछे गए, पर सामाजिक विधान से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। कुछ सामाजिक सुधारकों का, समाज सुधारक जैसे कि अयंकाली से एक बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि एक रेयर मैवरिक टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के लिए आप पूरे समाज सुधारकों का पोथा पढ़ने के लिए मत पहुंच जाइए। इतिहास में भारत के समाज सुधारकों के बारे में जो दिया है, उसको इतिहास में अगर आप रेडी कर लेते हैं तो यहां पर आने वाले कभी कभार के क्वेश्चन से आप आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्यन आईएएस एकेडमी की ओर से हम आपको रेगुलरली इस तरह का मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको बस करना यह है कि आप अपडेटेड रहें, कमेंट्स करें, डिस्कस करें, डाउट्स उठाएं। हमें डाउट्स का आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। अगर आप आंसर्स लिखते हैं तो उन आंसर्स को चेक कराने के लिए आप हमारे पास आर्यन आईएएस एकेडमी रायपुर और भिलाई में आकर के संपर्क कर सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग दे सकें। थैंक यू।